दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिए संतुलित बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री में डेटा खोजने की समय जटिलता क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है दोस्तों। ये हमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है, तो ये तो डायरेक्ट जो है इसमें कुछ आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। तो बाइनरी सर्च ट्री का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है दोस्तों वो होता है ओ लॉग एन, वो होता है ओ लॉग एन। चलिए दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है डीएफएस अर्थात डेप्थ फर्स्ट सर्च में कौन सी डेटा संरचना उपयोगी होता है। तो दो प्रकार का होता है, एक आप लोग सुने होंगे बीएफएस और दूसरा होता है डीएफएस। तो ये जो बीएफएस होता है दोस्तों, ये बीएफएस जो है ये लेवल पे चलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्री है तो ये जो डीएफएस है, ये डीएफएस जो है आपका डेप्थ में जाता है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ आया फिर यहाँ से सीधा नीचे जाएगा, ये डेप्थ को जाता है। और जो ये हमारा बीएफएस होता है ये आपका लेवल टू लेवल जाता है, यहाँ से यहाँ आएगा तो इस लेवल में पहले इसके पास जाएगा, फिर जो है ये नीचे आएगा। तो ये पूछ रहा है डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब जो डेप्थ में जाता है, नीचे जाता है, तो नीचे जाने वाला हमसे पूछ रहा है। तो स्टैक जो होता है दोस्तों, स्टैक आप लोग देखेंगे ऐसा होता है ना, इसमें एलिमेंट डाला जाता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको स्टैक में दोस्तों। कहाँ? तो स्टैक में। तो हमारा सही उत्तर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मर्ज सॉर्ट का वर्स्ट केस पूछ रहा है दोस्तों। मर्ज सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या होता है? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो वर्स्ट केस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है मर्ज सॉर्ट का वो होता है ओ लॉग एन लॉग एन। ये दोस्तों चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि हैश टेबल में कोलिजन और टकराव को हल करने की तकनीक जो चेनिंग कहलाता है किस प्रकार काम करती है। ये जो चेनिंग होता है वो किस तरीक़े से काम करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों खुली पता मतलब ओपन एड्रेसिंग के, तो ये गलत है। ओपन एड्रेसिंग नहीं, प्रत्येक बकेट में लिंक लिस्ट बनाकर, तो हाँ ये दोस्तों सही है हमारा। प्रत्येक बकेट में लिंक लिस्ट बना करके जो है ये चेनिंग वाला जो है प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टैक पर पुश और पॉप ऑपरेशन की समय जटिलता क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है दोस्तों कि पुश और पॉप ऑपरेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होगा। तो पुश और पॉप होता कहाँ है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना। तो पुश और पॉप कहाँ होता है? स्टैक में। स्टैक में क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट हम इन करते हैं तो उसको बोला जाता है पुश, और स्टैक से अगर कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसको बोला जाता है पॉप। कोई एक एलिमेंट को डालना और किसी एक एलिमेंट को निकालना ये पुश और पॉप कहलाता है। तो अब एक एलिमेंट एक बार में जाएगा तो इसका तो सीधा सा बात है कि ओ 1 हो जाएगा, ओ 1 हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ओ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस तरह की सॉर्टिंग तकनीक छोटी सूचियों मतलब स्मॉल लिस्ट के लिए बेहतर होती है। मतलब अगर छोटा कोई लिस्ट है, छोटा लिस्ट बना हुआ है हमारे पास में, तो उसको सॉर्ट करने के लिए कौन सा विधि जो है सबसे उपयुक्त माना जाएगा। इसमें पहला है बबल सॉर्ट, दूसरा है इंसर्शन सॉर्ट, तीसरा है मर्ज सॉर्ट और चौथा है क्विक सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट दोस्तों स्मॉल लिस्ट जो होता है उसके लिए बेस्ट माना जाता है इंसर्शन सॉर्ट। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इंसर्शन सॉर्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास 7वां क्वेश्चन है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरे में किसी तत्व को इंडेक्स द्वारा एक्सेस करने की समय जटिलता क्या है। किसी एरे में इंडेक्स के द्वारा कोई भी एलिमेंट को हम लोग अगर उसको एक्सेस करते हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है दोस्तों। तो एरे तो पता ही आप लोग को, और अगर एरे में क्या दे दिया, इंडेक्स दे दिया है दोस्तों, एलिमेंट का इंडेक्स दे, जैसे इसका 0 1 2। अब इंडेक्स अगर दे दिया, इंडेक्स हमको पता है तो डायरेक्ट हम उस एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं तो उसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ 1 हो जाए, क्योंकि यूनिट टाइम में हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो ओ 1 इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कॉल स्टैक में रिकर्सन एड्रेस किस तरह स्टोर किया जाता है। मतलब कॉल स्टैक में रिकर्सन एड्रेस रिटर्न एड्रेस किस तरह स्टोर किया जाता है हमसे पूछा जा रहा है। रिटर्न एड्रेस किस तरह से स्टोर किया जाता है। तो पहला है दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन है ग्लोबल मेमोरी के द्वारा, ये गलत है। रजिस्टर में, तो रजिस्टर में नहीं होता है, गलत है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास
फ्रेम स्टैक फ्रेम के हिस्सों के रूप में। तो ये हमारा सही उत्तर है दोस्तों, स्टैक फ्रेम के हिस्सों के रूप में जो है हमारा ये किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ग्राफ में शॉर्टेस्ट पथ खोजने के लिए कौन सा एल्गोरिदम उपयोग किया जाता है। सकारात्मक वेट्स यहाँ पे स्पेशल केस दे दिया दोस्तों। तो शॉर्टेस्ट पथ खोजने के लिए तो ऐसे तो प्रिम्स और क्रुस्कल का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ जो सकारात्मक वेट है इस कारण से हमारा जो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा वो डिजकस्ट्रा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी तो आप लोग जानवे करते हैं कि मेमोरी कितने दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी है स्टोरेज डिवाइस, जैसे ये हार्ड डिस्क हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, SSD सेकेंडरी हो गया, ऑप्टिकल डिस्क ये सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी हो गया हमारा कौन सा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, एक लिंक लिस्ट में बीच में नोड जोड़ने की समय जटिलता क्या होगी। बीच में, कि एक लिंक लिस्ट में हमको बीच में जोड़ना है एक नोड जोड़ना है। लिंक लिस्ट है, मान लीजिए कोई दिया हुआ लिंक लिस्ट दिया हुआ है और उसके बीच में हमको जोड़ना है, मान लीजिए बीच में जोड़ना है कोई, मान लीजिए कहीं पे बीच में जोड़ना है, तो उसके लिए समय जटिलता, तो ये यूनिट टाइम में हो जाएगा दोस्तों। तो O1 हमारा जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है देखिए क्या। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर का, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, किसी ग्राफ में साइकिल पहचानने के लिए कौन सा एल्गोरिथम उपयोगी है। किसी ग्राफ में साइकिल को पहचानना है दोस्तों। किसी ग्राफ में साइकिल को पहचानने के लिए कौन सा एल्गोरिथम उपयोगी है, ये पूछ रहा है। तो पहला हमारा डिजकस्ट्रा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये भी गलत है। तीसरा है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो ये हमारा सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों, डेप्थ फर्स्ट सर्च। किसी ग्राफ में साइकिल पहचानने के लिए कौन सा एल्गोरिथम उपयोग किया जाता है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों कि कह रहा है इसमें कि क्विक सॉर्ट का एवरेज केस समय जटिलता क्या होगा। क्विक सॉर्ट में जो एवरेज केस होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों से पूछ रहा है दोस्तों। तो क्विक सॉर्ट का जो होता है दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या वो फिर बेस्ट केस के है या एवरेज केस के है, तो दोनों कंडीशन में जो है हमारा हो जाएगा O log n, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सारणी, मतलब एरे को उल्टा, किसी सारणी को या किसी एरे को आप उल्टा मतलब रिवर्स करने का समय और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है। मतलब कोई एरे है उसमें उसको अगर हम रिवर्स अगर गिनेंगे, मान लीजिए इधर से कर रहे हैं, अगर रिवर्स करेंगे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो वही जो होता है एज यूजुअल एरे का होता है ON, ये हमारा ON ही होगा, तो ON हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा ON। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किस तरह का क्रम देता है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो किस तरीके का क्रम देता है। तो बाइनरी सर्च ट्री जो होता है ना दोस्तों, उसमें आप लोग जो अगर पढ़े होंगे थ्योरी तो अच्छा से तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो है जो ये नोड होता है और नोड के जो लेफ्ट साइड का जो होता है चाइल्ड वो हमेशा छोटा होता है और राइट वाला जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें जो उसमें पूछ रहा है इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर में क्या हो जाएगा, छोटा से बड़ा की तरफ, तो छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ये हमारा क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो वो हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। तो शॉर्ट किया हुआ आरोही क्रम, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शॉर्ट किया हुआ आरोही क्रम, ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि गहराई प्रथम खोज, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में मुख्य क्या अंतर है। इससे पहले भी शायद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इस बारे में कि DFS और BFS में क्या अंतर है। तो ज़्यादा नहीं तो दोस्तों DFS क्या होता है, डेप्थ में जाता है, और DFS जो है क्या जाता है, डेप्थ में जाता है।
और BFS क्या लेवल टू लेवल जाता है, DFS डेप्थ में जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी ऑप्शन नंबर में क्या है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, DFS क्रमशः गहराई में जाता है BFS स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि DFS डेप्थ में जाता है और BFS लेवल पे जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है यहाँ पे 16 का। चलते हैं अगला 17 नंबर क्वेश्चन है। और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ पाया जाता है। जो हीप होता है, हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ पाया जाता है। तो हीप मान लीजिए ये ट्री है, ट्री का हीप ये है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, तो नोट में ही पाया जाता है ना। तो लिखेंगे रूट। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट। जी हाँ दोस्तों, रूट हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में है कि प्रिम्स एल्गोरिदम, 18 का क्वेश्चन कह रहा है प्रिम्स का जो एल्गोरिदम है किस प्रकार की स्ट्रक्चर पर काम करता है। प्रिम्स का जो एल्गोरिदम है वो किस प्रकार के स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो दो एल्गोरिदम है, तो प्रिम्स का और क्रुस्कल का। प्रिम्स और क्रुस्कल दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना वो मिनिमम स्पानिंग ट्री के ऊपर काम करता है दोस्तों। किसके ऊपर, मिनिमम स्पानिंग ट्री के ऊपर काम करता है। तो ये हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला 19 नंबर हमारे पास क्वेश्चन आ गया। 19 नंबर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये क्या है, यह एल्गोरिदम जल्दी नहीं चलेगी, तो ये हमारा सही नहीं है। यह मेमोरी वेस्ट करेगी, ये भी सही नहीं है। तीसरा है यह डीपी को संभव बनाएगी, तो ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अगला है हमारे पास 20वां क्वेश्चन। और 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्टैक ओवरफ्लो किस प्रकार की समस्या है। स्टैक ओवरफ्लो किस टाइप का समस्या है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा, जब स्टैक पूरी तरह भर जाए तब स्टैक ओवरफ्लो होता है। जब स्टैक बहुत खाली हो तब होता है। जब रिकर्सन बहुत गहरा हो तब होता है। जब हीप फुल हो तब होता है। तो दोस्तों जब देखिए ओवरफ्लो कब होता है स्टैक, जब स्टैक पूरी तरह से भर जाए। तो ये भी हम एक तरीके से सही कह सकते हैं। जब स्टैक बहुत खाली होगा तो ओवरफ्लो नहीं होगा। जब बहुत गहरा रिकर्सन हो, तो यहाँ जो हमारा ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ए भी सही है बट लेकिन सी जो है हमारे यहाँ पे सी ज़्यादा कह सकते हैं, सी जो है ज़्यादा सही है। तो जब रिकर्सन बहुत गहरा हो तो स्टैक ओवरफ्लो कर जाता है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन है। हैशिंग में लोड फैक्टर वो कैसे प्रभावित करता है। हैशिंग में लोड फैक्टर जो है वो कैसे प्रभावित करता है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, नंबर ऑफ की डिवाइडेड बाय साइज ऑफ टेबल, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, बाकी जो है ये सही नहीं है, गलत है। चलिए 21 से 22 में चलते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम किस प्रकार की वेट्स के लिए काम करता है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम जो है वो विथ निगेटिव वेट्स काम करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 23 और इसमें पूछ रहा है, देखिए एवीएल ट्री में बैलेंस फैक्टर क्या होता है। तो एवीएल ट्री का जो बैलेंस फैक्टर होता है दोस्तों वो -1, वो होता है कितना, -1 0 +1, यही है एवीएल ट्री का बैलेंस फैक्टर। तो यहाँ जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी जो है वो सही नहीं है, गलत है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्लोइड वार्साल एल्गोरिदम किस तरह की समस्या हल करता है। तो फ्लोइड वार्साल एल्गोरिदम जो है किस तरह की समस्या हल करता है। तो ऑल पेयर, ये जो समस्या है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि बबल शॉट को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। बबल शॉट जो होता है, बबल शॉट उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास कि प्रत्येक पास में आखिरी स्थान निश्चित माना जाए। प्रत्येक पास में मतलब जो एडजेसेंट होता है, जो साइड का जो होता है एलिमेंट, उसका
आखिरी स्थान निश्चित माना जाए तो ये सही है। छोड़ देना, अगर कोई स्वैप नहीं, अगर कोनो स्वैप नहीं हो पा रहा है, स्वैप नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना। तो दोनों इस पे सही है दोस्तों, दोनों ही बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त है। तो हमारा जो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने इस सीरीज़ में किया है दोस्तों। ये पार्ट 1 है डाटा स्ट्रक्चर का। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो कल के पार्ट में हम लोग करेंगे, पार्ट 2 में आएगा। बाकी इसका 4 पार्ट आएगा और 100 क्वेश्चन हम लोग इसका जो है करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।